नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका तारा एजुकेशन हब के अंदर। दोस्तों, आज से हम लोग राजस्थान भूगोल का प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके अंदर पहला टॉपिक है राजस्थान का परिचय। ठीक है, तो आइए जानते हैं राजस्थान के बारे में। वैदिक काल के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान को क्या कहते थे, तो वैदिक काल में राजस्थान को क्या कहते थे? ब्रह्मव्रत। वैदिक काल के अंदर राजस्थान क्षेत्र को क्या कहते थे? ब्रह्मव्रत कहते थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि रामायण काल के अंदर में राजस्थान को क्या कहते थे? मरुकांतर। ये दो चीज़ें याद रखना। राजस्थान का राजस्थान नाम नहीं था, ठीक है, ये बाद में पड़ा है। ठीक है, और क्या कहते थे राजस्थान के अन्य नाम? देख लो। देखो, राजस्थान को मरु नाम से भी जानते हैं, या इसको मरु प्रदेश भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोले? और बोले इसको मरुवार। और क्या बोलते हैं? रायथान। और क्या बोलते हैं उसको? राजपूताना। और क्या बोलते हैं उसको? रजवाड़ा। ठीक है, अब देखो, राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था 625 ईस्वी पूर्व। कहाँ पर हुआ था? तो इसका प्रयोग हुआ था बसंतगढ़ शिलालेख में। बसंतगढ़ शिलालेख में। ये जब इतिहास के अंदर आप लोग शिलालेख पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ पर है, तो ये है सिरोही के अंदर। ठीक है, गुरुजी किस नाम का प्रयोग हुआ है? तो इसके अंदर नाम का प्रयोग हुआ है राजस्थानी यादित्य। किस शब्द का प्रयोग हुआ है? राजस्थानी यादित्य। गुरुजी इसकी भाषा कौन सी थी? तो भाषा थी इसकी संस्कृत। भाषा थी इसकी संस्कृत। ठीक है, अब देखो, सन 1800 ईस्वी के अंदर एक व्यक्ति था जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान तो था ही नहीं, क्या थी यहाँ पर? राजपूत रियासतें थी। क्या थी? राजपूत रियासतें थी। और इस राजपूत रियासतों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया। क्या किया? राजपूताना। तो आपसे पूछा जाएगा कि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। कब किया? सन 1800 में। ठीक है, फिर आते हैं 1805 के अंदर। सन 1805 के अंदर ईस्वी में एक व्यक्ति था विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन की एक पुस्तक है जिसका नाम है मिलिट्री मेम्बारियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में लिखा कि जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया।
शब्द का प्रयोग किया। किसने कहा ये बात? विलियम फ्रैंकलिन ने कही। ठीक। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रमाण, सर्वप्रथम लिखित प्रमाण कब प्राप्त हुए? में 1805 ईस्वी में। ठीक है। और सब राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? वो है मूणोत नैणसी ख्यात, मूणोत नैणसी रिखयात। ठीक है। इस मूणोत नैणसी की ख्यात के अंदर राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का उल्लेख हुआ है, राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है, शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अब मूणोत नैणसी की ख्यात किसने लिखी थी? ये लिखी थी मूणोत नैणसी ने, मूणोत नैणसी ने लिखी थी। मूणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है, अबुल फजल कहा जाता है। ठीक है। और किस में हुआ? तो राजस्थान शब्द का प्रयोग राजरूपक के अंदर हुआ। राजरूपक किसने लिखा था? ये लिखी थी वीरबाण ने। इन सब के अंदर राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है। चलो आगे। फिर आते हैं, एक इतिहासकार है कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जिन्होंने राजस्थान का संपूर्ण इतिहास लिखा था। ये कर्नल जेम्स टोड एक घोड़े पर बैठकर के संपूर्ण राजस्थान के अंदर घूमे थे, इसलिए इनको घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। ठीक है। और क्या कहते हैं इसे? राजस्थान के इतिहास के जनक भी कहते हैं, राजस्थान के इतिहास के जनक भी कहते हैं। ठीक है। और क्या कहते हैं? इतिहास के पितामह, राजस्थान के इतिहास के पितामह भी कहते हैं, राजस्थान के इतिहास के पितामह भी कहते हैं। ठीक है। इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई 1829 के अंदर, 1829 में, और पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, क्या है? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, या इसको बोलते हैं द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ 1829 के अंदर। ठीक है। इस पुस्तक का संपादन किसने किया? तो संपादन किया था विलियम क्रुक ने। ठीक है। संपादन किसने किया था? विलियम क्रुक ने। ठीक है। चलो आगे।
कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर राजस्थान के लिए एक तो राजस्थान शब्द, एक रजवाड़ा शब्द और एक रायथान शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है। और क्या किया इस पुस्तक के अंदर? उन्होंने 19वीं शताब्दी, ये एनाल्स एंड एंटिक्विटीज पुस्तक के अंदर लिखित बातें वो बता रहा हूँ, 19वीं शताब्दी की सामंती व्यवस्था के बारे में, सामंती व्यवस्था के बारे में, जागीरदारी व्यवस्था और जमींदारी व्यवस्था और इसको बोलते हैं फ्यूडलिज्म के बारे में लिखा है। ठीक है, ये सारी बातें हैं एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में लिखी गई है। अगर मैं बात करूँ कि इस पुस्तक का इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो ये किया था G.S. ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया था। और ये पुस्तक अपने गुरु कर्नल जेम्स टोड के गुरु कौन थे? जैन यति ज्ञानचंद को समर्पित की थी। ठीक है, ये तो थी राजस्थान के बारे में छोटी से छोटी बातें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अब हम लोग देखेंगे राजस्थान का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। सबसे पहले भारत की स्थिति देख लेते हैं, उसके बाद में राजस्थान की देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। देखो अक्षांश रेखाएं, हेडिंग डाल दो पहले, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं क्या होती है? सबसे पहले वो देख लो। अक्षांश रेखाएं हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाओं से किस की जानकारी प्राप्त होती है? तो अक्षांश रेखाओं से किसी भी देश की स्थिति, उस देश का मौसम, उस देश की ऋतु की जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी प्राप्त होती है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात करें तो ये होती है 181। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? दो अक्षांश
रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है? ये होती है 111 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो, अब चलते हैं वापस आगे, समझना है। जैसे ये है एक ग्लोब, ठीक है, इस ग्लोब का ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। इस ग्लोब के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या बोलते हैं भूमध्य रेखा, या इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। अब ये क्या करती है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है वो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। क्या करती है? 2 बराबर भागों में बांटती है। ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध की ओर एक रेखा गुजरती है, यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसको बोलते हैं 23.5 डिग्री, और इस रेखा को बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और इसके दक्षिण की ओर एक रेखा गुजरती है उतनी की उतनी 23.5 डिग्री पर, जिसको बोलते हैं मकर रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध के अंदर रेखा गुजरती है 67.5 डिग्री पर, जिसको बोलते हैं आर्कटिक व्रत। और इस दक्षिणी गोलार्ध में रेखा गुजरती है 67.5 डिग्री, जिसको बोलते हैं अंटार्कटिक व्रत। ठीक है, देखो, भूमध्य रेखा पर अगर आपसे पूछे कि भूमध्य रेखा पर यहाँ पर मान लो कि सूर्य है, ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत कब चमकेगा, तो भूमध्य रेखा पर सूर्य है वो 21 मार्च को लंबवत चमकता है, और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा एकमात्र ऐसी रेखा है जिस पर 2 बार सूर्य लंबवत चमकता है, पहला 21 मार्च को और दूसरा 23 सितंबर को। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत कब चमकेगा, तो कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है 21 जून को। और अगर आपसे पूछे कि मकर रेखा पर सूर्य लंबवत कब चमकेगा, तो मकर रेखा पर चमकता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को। और अब देखो, अगर सूर्य भूमध्य रेखा के लंबवत गुजरेगा या चमकेगा, तो यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या होगी? गर्मी होगी, इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? यहाँ लिख देता हूँ मैं, उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। और भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध की ओर जाएंगे, उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे, तो ऊपर जाएंगे तो इस वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे? शीतोष्ण, क्योंकि यहाँ पर ठंडी है। इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं शीत कटिबंध। शीत कटिबंध, क्योंकि यहाँ पर क्या है? सर्दी पड़ती है, और यहाँ पर क्या है? गर्मी पड़ती है। तो ये बीच वाला क्षेत्र, ना तो सर्दी होगी और ना गर्मी होगी, बीच वाला क्षेत्र है, तो इसको बोलते हैं शीतोष्ण। ठीक है,
अब नीचे आते हैं तो इस वाले क्षेत्र को तो उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। थोड़ा नीचे की ओर जाएगा दक्षिणी ध्रुव की ओर तो इधर वापस क्या होती है, शीत पड़ती है, तो इसको बोलते हैं शीतकटिबंध। और यहाँ पर सर्दी पड़ती है और यहाँ पर गर्मी पड़ती है तो ये वाला हो जाएगा आपके शीतोष्ण। वापस यहाँ बीच वाला हो जाएगा शीतोष्ण। ठीक है, तो ये होगी आपके ऋतुएं वाला। ठीक है, अगर आपसे पूछे, अब चलो आगे, अगर आपसे पूछे कि भारत किस रेखा पर स्थित है, देखो अगर आपसे पूछे कि भारत किस रेखा पर स्थित है, रेखा पर स्थित है, तो भारत कहाँ पर स्थित है, देखो भारत है यहाँ पर स्थित, यहाँ पर भारत स्थित है, यहाँ पर ये दक्षिण ग्रीनविच रेखा है और ये हो गया आपके पूर्वी भाग, ये हो जाएगा पश्चिमी भाग, ये उत्तरी और ये दक्षिणी। तो भारत की स्थिति क्या है, उत्तर पूर्वी। भारत की स्थिति क्या है, उत्तर पूर्वी। ठीक है, चलो भारत किस रेखा पर स्थित है, तो भारत है आपके कर्क रेखा पर, भारत कर्क रेखा पर स्थित है। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की स्थिति क्या है, उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी। तो भारत की स्थिति हो जाएगी आपके उत्तर पूर्वी। तो ये थी आपके अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अब चलते हैं देशांतर रेखाओं की ओर। हेडिंग डाल दो देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं से क्या पता चलता है, तो देशांतर रेखाओं से पता चलता है किसी भी देश का समय। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देशांतर रेखाओं से हमें समय का ज्ञात होता है। देशांतर रेखाएं कैसे खींची जाती है, तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछूं को दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, रेखा के बीच की दूरी पूछूं तो कितनी हो जाएगी, 111.32 किलोमीटर। ठीक है, ये हो जाएगी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल देशांतर रेखाएं कितनी होती है, तो देशांतर रेखाएं कितनी हो जाएगी, 360। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, समझो। ये है आपका ग्लोब और ये है ग्लोब का उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, यहाँ से लगाकर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, ये वाली रेखा, इस रेखा को बोलते हैं याम्योत्तर रेखा, याम्योत्तर रेखा, या इसको बोलते हैं प्रधान मध्य रेखा, मध्य रेखा, या इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा इसका 180 डिग्री पूर्वी अक्षांश और ये हो जाएगा इसका 180 डिग्री पश्चिमी अक्षांश। ठीक है, अब देखो ये हो गया उसका पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और ये हो जाएगा उसका पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, अब देखो ये है पूर्वी गोलार्ध और ये है पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, अब देखो ये है ग्रीनविच रेखा यानी कि समय रेखा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर ग्रीनविच रेखा पर अगर 12 बजे हैं
तो इस साइड अगर आप जाओगे तो समय बढ़ेगा, यानी कि समय बढ़ेगा। इस साइड जो भी देश है उनके अंदर समय बढ़ेगा, और इस साइड अगर जो भी देश है वहाँ समय घटेगा। ठीक है, समय घटेगा। देखो, अगर आपको मैं पूछूं कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो भारत का देशांतरीय विस्तार यहाँ है भारत। ठीक है, और भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? पूर्वी देशांतर। और भारत का समय ग्रीनविच रेखा से 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। ठीक है, भारत का जो समय है वो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने पर या 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है, तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है। तो ये थी आपकी देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होती है कल मुलाकात। ठीक है।